8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जाना चाहती हूँ जो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और हाल ही में इन्होंने ब्रिक्स के वुमन आइकन का अवार्ड जीता है। उसके लिए मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ अंशिका वर्मा। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। आई होप मैं इस माध्यम से कुछ महिलाओं को मैसेज दे पाऊंगी इस अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर। मैम आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें जो बेहतर हो, अच्छा हो। बेसिकली मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैंने पूरी स्कूलिंग प्रयागराज के सेंट मेरीज कॉन्वेंट और गर्ल्स हाई स्कूल से की थी। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2014 से 18 तक मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फील्ड में। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगी और 2020 का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया यूपीएससी सीएससी 2020। आईपीएस अधिकारी बनी मैं 2021 बैच की यूपी काडर। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद लोग उस फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आपने इस फील्ड को क्यों चुना? मेरा पहले से ही ये प्लान था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन आप सिविल सर्विसेज में काम करके डिराइव कर सकते हो वो और किसी जॉब से डिराइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन यही था कि मैं सिविल सर्विसेज में अप्लाई करूं और प्रिपेयर करूं और देखूं कि क्या उसमें सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी 2 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें। दोनों वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। एक इंजीनियर है, दूसरी ने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया है। फादर मेरे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए यूपी पीसीएल से और मदर होम मेकर है। और मेरे 2 ब्रदर इन लॉज भी हैं, दोनों सीनियर डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सभी बेसिकली इंजीनियर्स हैं मेरी फैमिली में। अच्छा, आपने जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो मन में क्या था? एक डर भी होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपने स्टार्टिंग कैसे की? स्टार्टिंग के टाइम पे तो एक सेल्फ डाउट आता है इंसान को कि भाई इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 10-12 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो एक सेल्फ डाउट आपके मन में आता है कि हो सकता है क्लियर ना हो। और मैंने ऐसा क्या अचीव किया है जीवन में कि मेरा ये सिलेक्शन हो। कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं एग्ज़ाम को क्लियर करने का। बट जैसे जैसे आप प्रेपरेशन में प्रोग्रेस करते हो आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें आप जो सही हैं आपको करनी है। जैसे कि टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, तो आप जब टेस्ट पेपर्स लिखते हो आपको उसके मार्क्स दिखते हैं तो आपको समझ में आता है कि प्रेपरेशन का प्रोग्रेस कैसा है। उसी प्रोग्रेस से आपको फिर कॉन्फिडेंस डिराइव होता है कि अगर उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मेन एग्जाम में भी अगर आप सही से और अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम लिखें तो तब भी अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, आपने अपने लाइफ में एक रोल मॉडल तो जरूर सेट किया होगा। अमूमन देखते हैं सबकी लाइफ में एक उसका रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा? मैंने पूरा इंस्पिरेशन अपने घर से ही डिराइव किया। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में ही थे और बहुत हार्ड वर्किंग थे। मैं हमेशा देखती थी कोई भी परेशानी लेकर आता था, ही वुड बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते थे, बहुत पैशन के साथ रिस्पॉन्ड करते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में गई तो मैं भी इसी डेडिकेशन और पैशन के साथ काम करूँगी। तो मेरे रोल मॉडल मेरे घर से ही थे, मेरे फादर ही थे। अच्छा, आपके रोल मॉडल आपके पिताजी रहे, उसके अलावा और मतलब जैसे मोटिवेशन लोग लेते हैं कि बाहर की दुनिया से बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसा कोई नहीं? आपके रोल मॉडल जो थे? बिल्कुल, और भी कई लोग थे जिनसे इंस्पायर होते थे। टाइम टाइम से वो बदलते भी रहते हैं इंस्पिरेशनल फिगर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत इंस्पायरिंग फिगर थे। उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी नॉलेज आई थिंक वो बहुत यूनिक थी एंड यस ही वाज अ वेरी इंस्पायरिंग फिगर। ओके, तो मैम आपकी इस यात्रा में जो आपने प्रिपरेशन किया उसमें कोई एक ऐसी बड़ी चुनौती आई हो आपके लाइफ में? बेसिकली जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 2019 का सीएससी एग्ज़ाम था, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था और 1.5-2 नंबर से मैं रह गई थी। तो मुझे वो एक सेटबैक लगा कि ये पहले स्टेज पे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि सेल्फ डाउट सा आया कि यार पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा और कितना समय देना जायज़ है कितना नहीं है। तो एक थिंकिंग फेज में मैं चले गई थी कि यार पता नहीं सही डिसीजन था कि नहीं इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने का या सब कुछ छोड़कर यहाँ पे वापस आने का। तो एक वो फेज था लाइफ का और उस टाइम तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रही। 2020 का समय था, कोविड भी हुआ मुझे। तो वो सब चीज़ें थी, सब आइसोलेशन में रह रहे थे। मेंटल हेल्थ पे सभी के नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो आई थिंक वो एक चीज़ थी जो नेगेटिवली इम्पैक्ट की मुझे ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। अच्छा, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए अगर हम युवाओं को बताना चाहें, जो हमारी बच्चियां हैं वो तैयारी करना चाहती हैं, तो उनके लिए हम क्या बताना चाहेंगे? सिविल सर्विस की तैयारी वो कैसे करें, किससे स्टार्ट करें? राइट।
सबसे पहला जो फैक्टर है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से पहले वो ये है कि आप एग्ज़ाम को स्टडी कर लें। एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम क्या है और आपसे क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप टेस्ट पेपर्स खोल लें, उसके प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के, आप समझ लें कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप संतुष्ट हैं इस बात से कि आप उतनी मेहनत, उतने नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं और इतनी मेहनत करने की आपके पास कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो ये एक चीज़ है, वो आपको एग्ज़ाम को भी असेस करना और खुद को भी असेस करना है। इन दो चीज़ों के बारे में जब आप श्योर हो जाए कि वो मेहनत और कैलिबर और लगन जो चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो आपके पास है, तब आप समझें कि हाँ क्लियर करना है इस एग्ज़ाम, प्रिपेयर करना है, एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, टेस्ट पेपर्स करें, असेसमेंट करें और एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करें। आप यू शुड नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस कि सारे सब्जेक्ट उठा लिए, सारी किताबें उठा ली। एक किताब उठाएं, पढ़ें उसको, टेस्ट पेपर लगाएं, समझें कि ठीक चल रही नहीं चल रही प्रिपरेशन। तो इट हैज़ टू बी वेरी सिस्टमैटिक, इट हैज़ टू बी वेरी प्लान्ड, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है आपका कि अगर आपने रैंडमली पढ़ना शुरू किया तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपके दिमाग में पहले से एक गोल सेट होना चाहिए, आपका मंथली प्लान होना चाहिए, मंथली गोल, वीकली गोल, ऐसे टारगेट सेट होने चाहिए। अच्छा, एक हाईएस्ट पोजीशन पाने के लिए आप अपने आप को पहले खुद से परखें, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब में कोई ना कोई क्षमता होती है, सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो हमें बस वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमारा इंटरेस्ट और टैलेंट किस फील्ड में। कुछ लोग पारिवारिक प्रेशर की वजह से तैयारी करना शुरू करते हैं, कुछ लोग में भी कोई वीडियो देख लिया किसी का कि हाँ IAS है, अच्छी रेप्यूटेड प्रतिष्ठित जॉब में है, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लें। आपको अगर लगे कि नहीं मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और मैं सिर्फ किसी के कहने से तैयारी शुरू कर रहा हूँ, थिंक अगेन, दोबारा सोच लें कि आप उतनी डेडिकेशन किसी के कहने पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं आता उतनी मेहनत भी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने जब एग्जाम क्वालिफाई किया, जब आप सर्विस में आ गई, तो उसके बाद जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, और मतलब वहां पे कुछ ऐसी चीजें आपको सामने दिखी होंगी जिसपे लगा होगा कि यार मुझसे तो बात नहीं बन पाएगी? बेसिकली मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में थी। मैं ASP अंडर ट्रेनिंग आगरा थी। वहाँ मुझे 3 महीने का थाने का चार्ज भी मिला। आई वॉज SHO फतेहपुर सीकरी। तो जैसे कि हर थाना क्षेत्र में होती है, हर क्षेत्र में ही होती है, कुछ ना कुछ अवैध गतिविधियां चल रही होती हैं। उसमें मैंने काम करने की भी कोशिश की थी। वहाँ कुछ अवैध खनन की शिकायतें आई थी, क्योंकि आगरा का ये थाना फतेहपुर सीकरी का थाना भरतपुर से बॉर्डर शेयर करता है। तो क्रॉस बॉर्डर खनन की कुछ शिकायतें आई थी, हमने उस पर काम भी किया था। माइनिंग डिपार्टमेंट और SDM के साथ मिलकर हमने कई सारे ट्रैक्टर्स भी सीज किए थे और इस पर प्रभावी कार्रवाई की गई थी। अच्छा, फिर अब हम महिलाओं पे बात करते हैं। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था हो गई और बाकी जो चीजें उनके लिए स्कीम हो गई नई नई, वो और आगे बेहतर और महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है? बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सरकार द्वारा भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 112 जो है यूपी का, 112 बेसिकली एक इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस है जिसका एवरेज रिस्पांस टाइम लगभग 9 मिनट है। तो उसके माध्यम से महिलाएं शिकायत कर सकती हैं। फिर 1090 है, महिला हेल्पलाइन नंबर है और उसका रिस्पांस रेट भी बहुत अच्छा है। तुरंत मदद प्रोवाइड की जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और भी कई अभियान है, कई सारी स्कीम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो कराई जा रही हैं। परिवार परामर्श केंद्र हैं जो कि महिलाओं की काउंसलिंग करते हैं, पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है पुलिस के स्तर पे। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो की जा रही हैं। आगे भी आई एम श्योर बहुत सारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में लोग काम करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट भी और सुचारू रूप से महिला सशक्तिकरण की तरफ काम कर सकेगा। मिशन शक्ति को मैं मेंशन करना चाहूँगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मिशन शक्ति काफ़ी प्रभावी रहा है। इसमें थाने की महिला कांस्टेबल्स गांव-गांव जाकर महिलाओं से संपर्क करती, उनसे बात करती है। इवन महिलाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। तो उस लेवल का हम लोग आउटरीच प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पुलिसिंग थानों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुँचे। लोग डरे ना, घबराए ना पुलिस स्टेशन तक जाने से, अपनी समस्या बताने से कोई हिचकिचाए ना, और पुलिस बिल्कुल एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, किसी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी की जा रही हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अपने स्तर से महिलाओं के लिए सुरक्षा की हर व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम, हर चीज आपने तैयार रखी है। यूपी गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं एंड हम लोग का बस यही प्रयास रहता है कि उन
स्कीम्स का और उन प्रोजेक्ट्स का अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अच्छा, और बेहतर आगे करने के लिए कुछ सोचा है जैसे? हमारे बस ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहती है कि क्या बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हम और कर सकते हैं वो कि कॉलेजेस में हम कंप्लेंट बॉक्सेस लगा सकते हैं, स्पेशली उन कॉलेजेस में जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो। वहाँ पे हम कंप्लेंट बॉक्सेस लगाकर फिर उन कंप्लेंट बॉक्सेस की आई कंप्लेंट्स की हम जांच करा सकते हैं, और यदि कोई महिला हिचकिचाती है थाना पहुँचने में तो वो ज़रूर उस कंप्लेंट बॉक्स में अपनी समस्या रख पाएगी। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो टाइम टाइम पे किए भी जाते हैं। यहाँ भी हम अपने क्षेत्र में भी इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जितने पॉसिबल हो पिंक बूथ्स बनवाए जा सकते हैं। पिंक बूथ में महिला कांस्टेबल, महिला कर्मी ही पोस्टेड होंगी, और जो भी महिलाएं जिनको कोई भी समस्या है वो एक्सेसिबली अपने पिंक बूथ को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे किसी संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सी प्लानिंग का इस्तेमाल करती हैं? जैसे एक रणनीति, कूटनीति, साम दाम दंड भेद, इन सब में से? बेसिकली हम सबका यही प्रयास रहता है कि जितना कम्युनिटी आउटरीच हो सके, जितना संभव हो सके। पीस कमेटी की बैठक कराई जाती है, सभी समुदाय के लोगों से, उनके प्रतिनिधियों से मिलकर मीटिंग की जाती है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है और यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है, ताकि भविष्य में जाकर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज ही ना हो। और अगर दो समुदाय के लोग हैं या दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनके बीच में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हम पहले ही समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तो मीटिंग्स के माध्यम से और पेट्रोलिंग के माध्यम से एवं अन्य संपर्क के स्रोतों के माध्यम से हम इसको समाधान कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आपके लिए एक सबसे संतोषजनक पल कौन सा रहा होगा? संतोषजनक पल, आई थिंक सर्विस की यही ब्यूटी है कि संतोषजनक पल आपको रोज मिलते हैं। अच्छा। आप जब 150-200 लोगों को जन सुनवाई में सुनते हो और कहीं ना कहीं अगर उसमें से एक इंसान को भी आपने जेन्युइनली मदद कर दी और उसको रिलीफ प्रोवाइड कर दिया, तो वो पल आपको सेटिस्फाई कर देगा। तो आई थिंक यही ब्यूटी है सर्विस की कि हमें रोज ही ऐसे कुछ पल मिलते हैं जहाँ पे हम किसी की मदद कर पाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। अच्छा, आपने अपनी जितनी लंबी ड्यूटी की है अभी तक जो आप कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा केस मिला होगा कोई महिलाओं का या फिर कोई ऐसा जिससे आपको लगा होगा कि हाँ सच में कुछ सुधार की जरूरत है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं केसेस आते हैं जहाँ महिलाओं का जेन्युइनली उत्पीड़न हो रहा होता है। तो कई केसेस आए हैं सामने, बट उतनी ही लगन के साथ, उतनी ही तत्परता के साथ उन केसेस को सॉल्व भी किया गया है। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि यदि किसी महिला के साथ कोई जेन्युइन असॉल्ट हुआ है या कोई क्राइम हुआ है तो हम उसमें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चार्जशीट लगाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इन विवेचनाओं को भेजें ताकि ट्रायल भी जल्दी हो सके। और ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से हम ये भी प्रयास करते हैं कि इन केसेस में फैसला भी जल्दी हो जाए। फैसले से मेरा मतलब है इसमें आदेश जो है कोर्ट का, कोर्ट ऑर्डर भी जल्द से जल्द आ जाए। तो हम पैरवी भी करते हैं कोर्ट में और हम अपनी विवेचनात्मक कार्रवाई भी जल्द से जल्द पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं ऐसे केसेस में। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी युवा हैं, लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि हम अगर इस पेशे में आ रहे हैं तो वो अपने तरफ से पूरी तैयारी करती हैं, सारे लगन से तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया एक ऐसा चुनौती पर पूर्ण पल आता है हमारे जीवन में, तो वो वहां से सोचती है कि हम बैकआउट कर लें, अब आगे हमसे नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? मेरी उनको यही सलाह रहेगी कि कोई भी डिसीजन हेस्टी ना ले, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। सोच ले, समझ लें, अपने परिवार वालों से बात कर लें, अपने दोस्तों से बात कर लें और फिर ही कोई डिसीजन लें। अगर आपने ठान लिया है और आप कॉन्फिडेंट है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे करनी है या अचीव करना है गोल, फिर बैकआउट ना करें। बैकआउट ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं सब में वो स्ट्रेंथ होती है, सब में वो कैपेबिलिटी होती है कि अगर पूरी मेहनत करें तो अपना गोल अचीव किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आपका आत्मविश्वास सबसे पहली चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, है ना। आत्मविश्वास के बाद ही दूसरी स्टेप्स आते हैं प्रिपरेशन की। अगर आप खुद को ही रोज बैठ के डाउट करोगे तो उसमें एनर्जी भी वेस्ट होगी, समय भी आपका वेस्ट होगा। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओ खुद को लेके, एग्जाम को लेके, उसके बाद ही, इसलिए मैंने बताया, प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम ब्रिक्स का, जो आपका सफर रहा, जो आपका अवार्ड मिला, उस सफर के बारे में आप मुझे कुछ बताएं कि कैसा महसूस हुआ आपको? आई एम वेरी हम्बल्ड एंड वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ब्रिक्स CCI वुमेन एम्पावरमेंट विंग ने फेलिसिटेट किया। बेसिकली उन्होंने विमेन यूथ आइकन का अवार्ड दिया है एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई होप मैं इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार
निरंतर प्रयास करते रहूँ कि अच्छा काम हो सके। एंड अच्छी टीम मिली है मुझे हमेशा तीनों प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग में, और उनके सहयोग से, उनके मेहनत से मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया, जैसे कि लगातार क्या होता है कि जो हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, उनके तरफ से पुलिस पे लगातार आरोप लगते रहते हैं, कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं, कभी भ्रष्टाचार को लेके, तो कभी गलत चीज़ों को लेके, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली होता क्या है, पुलिस जो है लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है, और कहीं ना कहीं वो दुनिया के और देश के जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको ठीक करने का काम करती है। तो कुछ लोग उससे पॉजिटिवली प्रभावित होते हैं, कुछ लोग उससे नेगेटिवली प्रभावित होते हैं। जो चोर है या जो अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है वो कभी पुलिस से खुश नहीं रह सकता, और या कोई अगर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो वो भी खुश नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ इंटरैक्शंस होते हैं पुलिस के साथ जो लोगों को लगता है कि नेगेटिव है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं लगातार कि हम अपने स्टाफ को ब्रीफिंग देते रहें कि आप अच्छा व्यवहार करें, पुलिस की छवि को इम्प्रूव कराएं, और करप्शन जैसी किसी भी गतिविधि में एंगेज ना करें। तो क्योंकि ये पुलिस का काम ही ऐसा है कि लोगों को ठीक करने का काम है, और कोई भी अगर डिसिप्लिनेरियन है तो उसके उतने चाहने वाले नहीं होते हैं, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर जॉब। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज़ करे, पुलिस बहुत मेहनत करती है। और मैं एक डेटा रखना चाहूँगी आपके सामने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। बरेली की पॉपुलेशन लगभग 60 लाख है, और यहाँ पे 30 पुलिस स्टेशन हैं। अगर आप मान लें कि हर पुलिस स्टेशन में 100 लोगों का स्टाफ भी है, तो हर 100 लोगों का स्टाफ कितने लोगों को केटर कर रहा है? 100 का स्टाफ 2 लाख लोगों को केटर कर रहा है। तो आप खुद ही सोच लें कि कितना मुश्किल है 100 लोगों को, अगर आप कंप्लीट कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, 2 लाख लोगों को पुलिसिंग करना, डिसिप्लिन करना। कितने विवाद आते होंगे, कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कितनी घटनाएं होती होंगी, साइबर क्राइम भी होता है, सब कुछ होता है। हर चीज़ पे उसी कैपेसिटी के साथ रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भी पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हैं। तो लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि पुलिस का काम इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं, त्योहारों पे भी सड़कों पे खड़े रहते हैं। तो ये एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि थोड़ा और रिस्पेक्ट की जानी चाहिए पुलिसकर्मियों की, जो वर्दीधारी हैं, जो भी अपनी क्षमता से ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और लगातार निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि सच में ये बहुत ही कठिन जॉब है, मैं समझ रही हूँ आपकी चीज़ों को, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कभी तो खाने का भी मौका नहीं मिल पाता होगा कि हम फील्ड के बीच में कहीं खाने को मिल जाए। तो कभी ऐसा भी वक्त आया जब त्योहार पे आप घर नहीं जा पाओ और आपको प्रॉपर ड्यूटी ही करनी पड़ी हो उस दिन, तो उस वक्त कैसा लगता है आपको? ये तो नेचर ऑफ आवर जॉब है, और हमने जब प्रिपेयर किया तो हमने ये सोचा ही था कि प्रोफेशन विल कम फर्स्ट, ड्यूटी विल कम फर्स्ट, फिर बाकी चीज़ें आएंगी। तो ये तो हर एक त्यौहार पे होता है, पुलिस की ड्यूटी लगती ही है हर त्यौहार पे, और सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस की एक अहम भूमिका होती है। जैसे अभी होली का पर्व आ रहा है, तो होली के दिन भी पुलिस की ड्यूटी तैनात होगी। हम लोग लगभग 1 महीने से लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं इस संदर्भ में कि होली शांतिपूर्वक बीत जाए। तो जब सभी का त्यौहार बीत जाएगा, अगले दिन पुलिस की होली होगी। ऐसे हम एडजस्ट करते हैं, अपने एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। नेक्स्ट डे होली मनाते हैं। त्यौहार के दिन तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है सेलिब्रेट करना, बट एडजस्टमेंट्स करके अगले दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। वो तो थोड़ा सा बुरा लगता होगा कि सबके लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के मामले में देखा जाए तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जबकि उनके लिए हम खड़े हैं यहाँ 12, 13, 14 घंटे तक लगातार धूप में, कड़ी धूप, ठंडी, बरसात, कुछ भी हो, आपको खड़े रहना है ना? हाँ, ये मैसेज मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी। पब्लिक में भी थोड़ी संवेदनशीलता की ज़रूरत है, और थोड़ी और रिस्पेक्ट करें वो पुलिस कर्मियों को जो लगातार सड़क पे खड़े होकर उनके त्योहारों को ही सकुशल संपन्न करा रहे हैं। तो यस, पब्लिक की तरफ से सेंसिटिविटी की आवश्यकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अर्पिता राजपूत, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।